हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत दिन से नहीं था, आप टेंशन ना लो। मैं फिर से आ चुका हूँ। अभी लॉन्ग लाइफ कंटिन्यू करना है। अब तो नवंबर 30 तारीख तक हम लोगों ने जैसे बोला था हमारे पूरा कोर्स खत्म करना होगा। आप बहुत दिन रुके हुए थे। आई एम कम्प्लीटली थैंकफुल टू यू ऑल कि सब्सक्राइबर लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक अच्छा अनाउंसमेंट मतलब मैं एक दो दिन में आपको एक लिंक दूंगा बच्चों, जिसमें आपको एक गूगल के फॉर्म मिलेंगे। वहाँ पर हम लोग का टेस्ट सीरीज शुरू होगा बॉन्ड डाउन की तरफ से। और वी आर ट्राइंग टू कंडक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ द सिस्टम्स, ताकि हर बच्चा पूरा अच्छी तरह से रिजल्ट कर पाए, अच्छी तरह से काम कर पाए। तो आप टेंशन ना लो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तब तक के लिए हम लोग लेक्चर आज शुरू करते हैं बच्चों। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा भी होने वाला है बच्चों। कोर्स आराम से हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, समय ना वेस्ट करने के बाद हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन अभी एसिडिक स्ट्रेंथ सर ये तो आपने पढ़ा है बेटा। हम लोगों ने जो एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी ना, वो यहाँ की नहीं थी, मतलब यहाँ की ही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी। लेकिन वो ऑर्गेनिक का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर करवाया था, बहुत पहले करवाया था। लेकिन अभी हम उसके ऊपर बहुत डिटेल्स पढ़ रहे हैं और उसके रीज़न के चलते हम लोगों को बहुत डिटेल्स पढ़ना भी पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो नॉर्मली व्हेन यू टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ। आप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे पकड़ते हो, बोलो बेटा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे पकड़ते हो? एसिडिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली सीन विद सम रिस्पेक्ट टू सम कॉन्सेप्ट्स, कि ये कौन सा होने वाला, कौन सा नहीं होने वाला। ये सब चीज़ आपके मतलब कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। लेकिन हम लोग केयर करते हैं बच्चों की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है HA। एक एसिड के जैसे मान लिया मैं, यहाँ पर मेरे पास एक H है, ये एक एसिड है इन एक्वस सोल्यूशन। इसको इक्विलिब्रियम पे आते ही H प्लस और A माइनस मिल जाता है। ये तो एसिडिक आयन है, ये एसिडिक आयन है, ठीक है बच्चों। ये आपकी एसिडिक आयन हो गई। लेकिन ये जो A माइनस होगी ना बेटा, ये आपकी बनेगी कंप्लीट। क्या कुछ बनने वाला है बोलते हैं बच्चों, ये आपका होगा कॉन्जुगेट बेस। और एक्चुअली इसके थ्योरी के ऊपर तो मैंने पहले ही बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था। लेकिन कॉन्जुगेट बेस इज अ सिस्टम विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ बेसिक फंक्शनैलिटी। बेसिक फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट बेस जो होंगे आपके, ध्यान से सुनो, कॉन्जुगेट बेस जो होंगे आपके, इसके लिए उसके आधार के ऊपर अगर तो बेसिक से बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको जाननी है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना एसिड वो ज़्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। सो मोर स्टेबल द conjugate base, more stable the conjugate base, more is the strength of the acid. More is the strength of the acid. Strength of the acid. ये आपको पक्का हमेशा याद रखना है बच्चों। कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको जिंदगी में हमेशा इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई कि जितनी ज़्यादा आपकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होंगे बच्चा, उतना ही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये कभी ना भूले, ये आपका मेन अध्याय यही है। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये अभी हम लोग को डिसाइड वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये आपका मेन पॉइंट हो गया बच्चों। अभी आगे बढ़ते समय हम लोग एक बेसिक से एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फर्स्ट एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ। हालांकि ये इनऑर्गेनिक के करेक्टर है, लेकिन पॉइंट ऑर्गेनिक के साथ भी जुड़ा हुआ होता है बेटा। HF दे दिया मैंने बेटा, और HCl भी दे दी, HBr भी दे दिया मैंने, और HI भी दे दी। तो आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसके साइजेस बढ़ाते गया। जो एनायन है यहाँ पर HF है, फिर HCl है, फिर HBr है और HI है। तो यहाँ पर जो एनायन के साइजेस वगैरह हो रहे हैं वो थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। And if it is increasing in the size pattern, so definitely it is going to affect the acidic strength. तो कैसे बढ़ते हैं, हम लोगों को करना क्या है? देखिए एकदम सिंपल सा चीज़ है। इसके हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। इसका कॉन्जुगेट बेस F माइनस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस होगा बच्चा, इसका कॉन्जुगेट बेस Br माइनस होगा, और इस भाई साहब का कॉन्जुगेट बेस I माइनस होने वाला है। अभी जैसे हम लोगों ने चारों के चारों कॉन्जुगेट बेस बना ली, अभी हम लोग का काम है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। यही तो मेरा अध्याय है। तो अगर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस को हम लोग कंपेयर करें तो टेक्निकली इट इज सीन कि I माइनस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ऐसा क्यों होता है? इसका चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो जितनी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है बच्चों कि चार्ज बाय वॉल्यूम की जो रेशियो है,
चार्ज बाय वॉल्यूम की जो रेशियो है it should be smaller, then the acidic strength will be more. This will increase. मतलब जितना चार्ज बाय वॉल्यूम की साइज आपकी चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो आपकी कम होते जाएंगे, उतना ही आपके एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो हर किसी में एक 1 माइनस चार्ज ही है। देखो ध्यान से बेटा, हर केस में आपको सिर्फ 1 माइनस चार्ज की ही वैल्यू है। अगर 1 माइनस चार्ज की ही वैल्यू है तो हम लोग इसको डिटेल से क्यों नहीं देखते, हम लोग इसको डिटेल से क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ने का कुछ एक अध्याय भी तो होना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखो, हर केस में आपके पास 1 माइनस चार्ज ही है। जो 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव और इधर भी 1 नेगेटिव, मतलब अभी हर केस में चार्ज कांस्टेंट हो गई। तो चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो में अगर चार्ज कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग को नेक्स्ट अध्याय के क्या देखना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो अभी वॉल्यूम को देखते समय वी विल सी द साइजेस। हम सबको पता है कि F माइनस की साइज सबसे कम है, फिर Cl माइनस की साइज होंगे, फिर Br माइनस की साइज होंगे बच्चों, और सबसे बड़ा वाला होगा I माइनस। ये तो हम लोग के पास पूरा क्लियर है, क्योंकि साइज में भी मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया और आपको पता भी है कि डाउन द ग्रुप आपकी साइज बढ़ रही है। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होंगे, जिसके रेडियस ज़्यादा होंगे उनके वॉल्यूम ऑफ F माइनस आयन विल बी स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन माइनस आयन, smaller than volume of bromine minus ion and smaller than volume of I minus ion। तो इस केस में हमको पता चलेगा कि चार्ज बाय वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो सबसे कम किसके लिए होगा? I माइनस के लिए। क्यों? जिसका वॉल्यूम, देखो चार्ज कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम देखना है आपको। अब वॉल्यूम किसका ज्यादा है सबसे बच्चा? I माइनस का ज्यादा है। अगर I माइनस का वॉल्यूम ज्यादा है तो डेफिनेटली हमको क्या पता चलेगा? हमको पता चलेगा कि चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो घट चुकी है, चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो घट चुकी है। और अगर वो घट चुकी है, अगर वो घट चुकी है तो डेफिनेटली इसके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगे। मतलब HI विल बी द मोस्ट एसिडिक, फिर HCl, फिर HBr और फिर HF। तो हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया बेटा? डाउन द ग्रुप साइज अगर बढ़ते जाए तो चार्ज बाय वॉल्यूम की जो रेशियो है वो घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो आपकी एनायंस ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे। देन द कॉन्जुगेट बेसिस विल बी मोर स्टेबल एंड इन अदर वर्ड्स फाइनली आपको क्या पता चलेगा कि आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ते गए हैं। इसे क्लियर बेटा? पूरा लिख लो आराम से, पहला चीज ही है बेटा। कंपैरिजन तो करना ही है हर चीज पे, ठीक है? लिख लीजिए। आई होप सारे बच्चे ने लिख लिया होगा। तो ये पहले पॉइंट हो गई बेटा। इसके ऊपर तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन में वाटर और H2S, वाटर और H2S इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? आप क्या करोगे? आप इसका कॉन्जुगेट बेस निकालोगे। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या निकलेगा? OH माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या निकलेगा बच्चों? SH माइनस। OH माइनस और SH माइनस में सारे बच्चों को शायद ये पता है कि SH माइनस की साइज ज्यादा है, इसकी साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ज्यादा। मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो क्या होंगे? चार्ज बाय वॉल्यूम के रेशियो क्या हो जाएंगे? ये कम हो जाएगा। मतलब आयन ज्यादा क्या होगा? स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हुआ, अगर ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हुआ तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे। तो विच इज मोर एसिडिक? H2S इज मोर एसिडिक। क्या सारे बच्चों का ये भी क्लियर हुआ? एक ही क्वेश्चन के ऊपर, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आधारित है, ठीक है? तो ले लीजिए बच्चों। वैसे याद है, मान लीजिए मैंने एक दूसरा प्रश्न भी बोल दिया है यहाँ पर कि मैंने आपको पूछा कि ROH अल्कोहल है, RSH इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या था बच्चा? थायोल था। क्या नाम था? थायोल था। ये क्या है बेटा? अल्कोहल। पेपर में आएंगे अल्कोहल इज मोर एसिडिक और थायोल इज मोर एसिडिक। बच्चा कंफ्यूज्ड? बच्चा नहीं कंफ्यूज्ड, बिकॉज बच्चा डॉन्सर से बोला है। और डॉन्सर से आपने ये सीखी है कि अगर यहाँ से आपने H माइनस निकाल दिया तो आपको RO माइनस मिलेगा, अगर यहाँ से निकाल दिया आपको RS माइनस मिलेगा। इन दोनों से में से इसका साइज बड़ा है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे ही पलक झपकते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है? तो लिख लीजिए बच्चों, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बच्चों? अब अगर क्वेश्चन ऐसे ऊपर ना आए और क्वेश्चन कुछ ऐसे आए कि मान लीजिए आपको पेपर्स में ये वगैरह क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए हैं कि लेट्स अज्यूम कि मीथेन दिया गया है बेटा, फिर वाटर दिया गया है, फिर एमोनिया दिया गया है, सॉरी आगे पीछे कर रहा हूँ,
अमोनिया दिया गया है, वाटर भी दिया गया है और HF भी दिया गया है। अब बेसिकली हम लोगों को क्या पता चलता है कि नॉर्मल केसेस में ये दोनों बेसिक कैरेक्टर होते हैं, ये दोनों बेसिक वाले कैरेक्टर, ये आपका न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है और ये आपकी एसिडिक कैरेक्टर में बन जाते हैं। तो अगर ये एसिडिक कैरेक्टर में बन गए तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, समझो पूरा क्लियर। मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF हम लोगों ने बना ली बच्चा। बनाते वक्त अभी हम लोगों को लॉजिकली से भी आंसर देना है। इसका अगर कंजुगेट बेस बनाए तो CH3 माइनस होता है बेटा, है ना, H प्लस रिमूव करो खाली, ठीक है। इसका क्या बनेगा NH2 माइनस, इसका क्या बनेगा OH माइनस और इस भाई साहब का क्या बनेगा F माइनस। इन सब में से ज्यादा अब मुझे चाहिए कि सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है, और उसके लिए यहां पर आपको पता है कि इन दिस इज ऑल आर अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, या कोई कोई लोग इंग्लिश में अक्रॉस द पीरियड भी बोलते हैं, बेटा बात तो एक ही है, ठीक है। अब कैसे पकड़ेंगे, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस NF माइनस। अब चारों को देखने से आपको ये पता चल जाएगी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द हाईएस्ट, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाईएस्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपने आप के ऊपर होल्ड करेगा। देखो अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए इच्छा नहीं करता, आपको भी नहीं दूंगा, क्यों, मुझे स्टेबल होना है पहले, ठीक है। तो इस रीजन के चलते ये ज्यादा स्टेबलाइज होंगे, ये स्टेबलाइज होंगे, ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर ये, तो उसके हिसाब से ये होगी आपकी एसिडिक कैरेक्टर। वैसे ही फिर से अगर आपको पेपर्स में कभी कभार ऐसा भी दिया जा सकता है पूछो कि H2S डाल दिया और HCl डाल दिया एंड देन पूछे पेपर में कि कौन ज्यादा एसिडिक है। अब सही मुझे एक बात बताओ बच्चों, तो सही से आप बात बताओ, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा क्या बनेगा HS माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा Cl माइनस। दोनों में से सल्फर माइनस और क्लोरीन माइनस में से हम सबको पता है बेटा कि क्लोरीन माइनस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक। तो अगर डाउनर ग्रुप देखना चाहते हो तो एकदम सिंपल सी बात है बेटा, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो कम हो जाएंगी, उसके क्या बोले, हाँ, उसका चार्ज बाय वॉल्यूम की जो रेशियो होगी वो कम हो जाएंगे। और एक बार वो घट गया, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है बोलो। अगर चार्ज बाय वॉल्यूम की रेशियो या वॉल्यूम की रेशियो जो है वो कम हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे, मतलब कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर, नोट कर लो आज की क्लास जबरदस्त होनी है। क्वेश्चंस कभी कभार बच्चों आपको अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, मैं एक और भी डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए पेपर में आपको पूछा गया कि CH3 CH2H ये इथेन है, ठीक है बेटा, फिर CH डबल बॉन्ड CHH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आपको यहाँ पर पूछा गया कि ये वाला और ये वाला, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, आप सिंपल कोई टेंशन ना ले, हमेशा कॉन्जुगेट बेस निकाले बेटा। अगर कॉन्जुगेट बेस आप निकालो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको कॉन्जुगेट बेस CH3 CH2 माइनस मिलने वाला है, यहाँ से कॉन्जुगेट बेस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस मिलने वाला है, और यहाँ से बेस CH C ट्रिपल बॉन्ड माइनस मिलने वाला है। सर इन तीनों को कैसे सेपरेट करें बेटा, जिंदगी में चीजों की कॉन्सेप्शन बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें इन तीनों में से ये वाला क्या बनेगा बेटा, ये वाला sp कार्बन है और sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। ये कौन सा है बेटा, ये sp2 कार्बन है, और ये कौन सा है बेटा, ये आपकी sp3 कार्बन है। हम सबको पता है कि sp2 sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा एसिडिक या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसमें है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आपको यहाँ मिलेगी। तो आप ही बताओ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसमें है बेटा, तो ये ज्यादा कॉन्जुगेट बेस को अपना स्टेबल करके रखेगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस कॉन्जुगेट बेस इज द मोस्ट स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये कभी ना भूले। हाँ, ये कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होगा तो इनके एसिडिक कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हो जाएंगे बहुत आराम से। तो इथाइन, इथीन और इथेन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, इथाइन।
ठीक है, लिख लो, भविष्य में इसका बहुत ज्यादा यूज है बेटा, चीजों को हमेशा समझे। ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते बच्चे, नाउ ये कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एसिड, कंपैरिजन ऑफ एसिटिक एसिड विद फिनॉल। मैं ये चीज जो बनाने जा रहा हूं ये आपके ऑलरेडी बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी आपको ये बहुत ही तगड़ा टॉपिक है बेटा। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि फिनॉल और एसिडिक एसिड में ज्यादा कौन एसिडिक है। तो जो एसिडिक एसिड है बेटा वो CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन गया और यहां पर मैंने फिनॉल ले ली बेटा, ये फिनॉल ले ली। अब जो CH3 C डबल OH है बेटा, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें इससे मैंने H प्लस तोड़ दी, प्लस माइनस आपको इक्विलिब्रियम के बाद क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस मिलने वाला है बहुत आराम से। यहां से ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन मैंने तोड़ दी। अच्छा, बच्चे पूछ सकते हैं सर आपने यहां पर बेंजीन से क्यों नहीं तोड़ा, ये H यहां पर भी था, बट दिस इज लेस एसिडिक, ये लेस एसिडिक है। ये ऐसा कैसे पता चला सर ये लेस एसिडिक है, क्योंकि ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमेशा हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि H प्लस वही तोड़े जहां पर एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पर एसिडिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके मध्यांतर आपको अगर मैंने तोड़ दिया अभी, इसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके साथ H प्लस है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आपको उठता है हमारे कि सर ये बताओ कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। अब आपको मैंने ऑलरेडी स्टेबिलिटी पढ़ाई थी, इसीलिए पढ़ाई थी बेटा, तो कुछ चीजें आपको पूरा डिटेल्स में जानना है। यहां होंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या यहां पर इक्विवेलेंट होंगे, नो, देयर इज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बताओ यार कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, और क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली इन दोनों में से हमको कंफर्मेशन क्या मिला कि एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ये कैसे पता चला हमको बच्चों, क्योंकि हमको क्या पता चला कि यहाँ पर इक्विवेलेंट RS होती है बेटा। और अगर आपको इक्विवेलेंट RS क्लियर नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब आप ध्यान से देखो, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। जियो से इतना अच्छा तरीके से बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, वो भी ओपन प्लेटफॉर्म में बेटा। ठीक है, मैं जितना हो सके आपको कवर करवा देता हूँ ताकि पूरा JEE नीट बोर्ड्स के लिए आपको अवश्य कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट RS, ये होगा आपका इक्विवेलेंट RS, यहाँ पर क्या होने वाला है, नॉन इक्विवेलेंट RS। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? क्लियर है तो लिखो बेटा आराम से। I hope everyone is getting clear। अब कुछ कंपैरिजन वगैरह करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस तो करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे एक एक साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको ये दे दी, मैंने सिंपल सा ये क्वेश्चन डाल दिया और मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया और पूछा, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें कोई फिनॉल विनॉल का कुछ ऐसा चीज है नहीं, और मैंने आपको पूछा कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। इसका आंसर देना भी बहुत मुश्किल हो जाती है बेटा। तो कैसे करेंगे इसका आंसर, आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो क्या कहाँ से, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, दोनों को रिमूव करो, किसी को एक रिमूव कर दो। अगर यहाँ से कॉन्जुगेट बेस निकाला तो आप बताओगे यहाँ एक नेगेटिव चार्ज होंगे, और अगर आप यहाँ निकालोगे तो आप नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाओगे। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, आप सबको पता है बेटा कि ये एक एरोमेटिक एनायन है, दिस इज एरोमेटिक, लेकिन ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक स्टेबल होता है, जो स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक भी हो। क्या है बच्चों, आपको समझ में आया ऐसे क्वेश्चन आने से को क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आप H प्लस को उठाओ,
अब तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा, मैं डायरेक्टली तो आपको नहीं देखा हूँ बच्चों किसी को, लेकिन ये बात तो श्योर है कि आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकता है कि यहाँ से क्यों नहीं निकाला। करेक्ट, यहाँ से क्यों नहीं निकाले। अगर यहाँ से निकाल दे बच्चों, अगर यहाँ से निकाल दे तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा मिलने वाला है। करेक्ट, उसी तरह मैं काम करता हूँ, दूसरे वाले से भी निकालने के लिए कोशिश करता हूँ। ये था, यहाँ से H प्लस निकाल दे बेटा, यहाँ H प्लस निकालते ही हम लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी sp2 के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ भी ये भी sp2 है, उसी के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज। आप ही बताओ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। कोई भी बेस्ट नहीं है। सर क्यों बेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों sp2 के ऊपर ही नेगेटिव मिला है। क्या आपको कोई डिफरेंशिएशन करने का मौका मिला कि सर ये ज़्यादा है ये कम है, ऐसा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला आपको। तो विच कैन कंफर्म वन थिंग कि हम लोग का थोड़ा तो दिमाग अभी काम करने के लिए आप थोड़ा भी सोचना शुरू करो, कहाँ से मैं निकालूं। हालांकि यहाँ से निकाले तो sp2 मिलेगा, यहाँ से निकाले भी sp2 मिलेगा। बेटा बात तो सेम है, आप यहाँ से भी निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, हर केस में आपको sp2 के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ या यहाँ से निकालो, यहाँ पर भी sp2 नेगेटिव मिलेगा। अब डिफरेंस कहाँ पर हो जाती है कि अगर आप यहाँ sp3 के ऊपर से निकालना शुरू करते हो, ये तो sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, लेकिन निकालने के बाद दोनों में अंतर है, एक एरोमेटिक मिलता है बेटा, दूसरी नॉन एरोमेटिक। क्या क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वाला समझ में आया तो बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, एकदम आराम से बोलो। समझ में आया? समझ में आया तो लिखो आराम से। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, आप खुद देखो। यहाँ एसिटिक एसिड डाल दी मैंने, और मैंने एक अल्कोहल भी डाल दिया आपको। अब सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? बहुत सिंपल आंसर है बेटा। तोड़ो इसको, यहाँ पर तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? इसका स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस। रेजोनेंस है बढ़िया तरीके से, इसमें रेजोनेंस होगा। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? प्लस तोड़ो इस बार, माइनस मिलेगा तो यहाँ CH3 CH2 और O माइनस मिलेगा। क्या यहाँ पर रेजोनेंस है? नहीं है सर, प्लस आई इफेक्ट है जो कि डिस्टर्ब करता है एसिडिक है। इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? एसिडिक एसिड। तो अगर एसिडिक एसिड मतलब विनेगर और दारू पियो तो ज्यादा एसिड बॉडी में कौन क्रिएट करेगा? दारू करेगा या एसिड विनेगर करेगा? विनेगर करेगा, क्योंकि विनेगर से ज्यादा आपको H प्लस स्टेबिलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। लेकिन क्या यहाँ से आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं बेटा? रेजोनेंस वाला कुछ नहीं मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट है। तो दारू पीना अच्छा है या विनेगर पीना अच्छा है? बॉडी में अगर एसिड ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हो तो दारू मत पियो, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेस कैरेक्टर आपको चाहिए तो आप दारू पियो, ठीक है, वो अच्छा है। ऐसे ही बात को बात बदल कर नहीं बनाना चाहिए, ऐसे कॉमेडी वाला बात का मेन पार्ट ध्यान से सुनो, क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों? आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा करवाता ही हूँ ताकि बच्चों में थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। हाँ, इसको करो बेटा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है? H प्लस को खा जाना है, खा जाओ इसको, दोनों को केस में खा जाओ। यहाँ इस केस में आपको क्या मिलने वाला है बेटा? ट्राई कर मेरे साथ, ट्राई कर। क्या मिलने वाला है? इधर O माइनस, और इधर क्या मिलने वाला है तेरे पास? यहाँ O माइनस इधर मिलेगा। अब देखो इसमें देयर इज ओनली अ प्लस आई इफेक्ट, इस बच्चे का प्लस आई इफेक्ट ही है। ये पूरा जो साइक्लिक रिंग है ना, उसका एक प्लस आई इफेक्ट ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ रेजोनेंस है, सो यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस इसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट अनस्टेबल, इंडक्टिव इफेक्ट इसको अनस्टेबल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अनस्टेबल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब किसको पकड़ो? जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा या जो कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा? जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया। क्या सारे बच्चों का ये वाला भी क्लियर हो गया? पूरा क्लियर है? एक साथ करते जाए बच्चों, नोट करते जाए, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सल्फोनिक एसिड्स RCO2H, H2CO3 और फिनॉल, ये चारों के चारों दिए गए हैं बेटा, इनको अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगी शायद।
ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर आप पहला वाला स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो तो RSO3H की जो स्ट्रक्चर है उससे आप निकालना शुरू करो बेटा। अगर यहाँ से निकालो तो आपको R S डबल बॉन्ड O माइनस मिलने वाला है। H प्लस तो होगा ही, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को दूसरा वाला चीज चाहिए कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी देखने के लिए। अब दूसरी वाली यहाँ पर ये क्या होगी, R C डबल बॉन्ड O OH। इस केस में आपको क्या मिलेगा बेटा, R C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। दूसरा कार्बोनिक एसिड्स H2CO3 को निकालने के बाद आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, OH और O माइनस, इधर ये H प्लस, और फिनॉल से अगर आप निकालो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये मिलने वाला है। अब कंफर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए बेटा कि कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है, तो इसके लिए हमको करना क्या है बेटा, हर केस में हमको करना क्या है, ध्यान से सुनो, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। अब थोड़ा ये देखो, यहाँ पर तो रेजोनेंस है, हाँ है सर, बट दिस इज हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट। कैसे पता चल रहा है इक्विवेलेंट सर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे था, अभी भी ऑक्सीजन पे है, यहाँ पर भी पहले भी ऑक्सीजन का था, अगर इसके ऊपर आ गया फिर भी ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, यहाँ पर भी फिर से ऑक्सीजन के ऊपर ही आएंगे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज थी बेटा, ये कहाँ पे आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपको पता चला कि ये तो सबसे कम होगा, इन सब बाकी केसेस में आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो ये तो पता चल गया। लेकिन अब जो हम लोगों ने लिखा है इनमें से आपको कैसे सॉल्व करनी है, ध्यान से देखिए, ये रेजोनेंस यहाँ है, लेकिन ये जो है ये प्लस m इफेक्ट क्रिएट करता है, ये लोन पेयर प्लस m इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो प्लस m एक्चुअली डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर, ये याद है ना बच्चों, ये कार्बोनिक एसिड की यहाँ पर जो लोन पेयर है ना बेटा, ये आपकी प्लस m की कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे आपकी एसिडिक कैरेक्टर। अब बचा ये दोनों, इन दोनों में से इसमें ज्यादा रेजोनेंस है या इसमें ज्यादा रेजोनेंस, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, क्यों, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ भी जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ भी जा सकता है, तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, तो देयर इज मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। क्या पता चला, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सल्फोनिक एसिड, फिर कौन से होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा कम रेजोनेंस। इसमें क्या, इसमें रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, पहले अच्छा फिर से बताते हैं, यहां पर आपको रेजोनेंस भी मिल रहा है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा देर के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिल रहा है, रेजोनेंस तो मिल रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी मिल रहा है आपको, लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ये कम होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पर ये कम होंगे। कार्बोनिक एसिड में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस m ग्रुप है, ये साइड में जो OH है ये प्लस m ग्रुप है, और अंत में यहाँ पर फिनॉल में यहाँ पर डायरेक्टली क्या मिला, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, 1 2 3 और ये फिनॉल चौथा। क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते, क्वेश्चंस को डिस्कस करना जरूरी है, नहीं तो कैसे होंगे सिलेक्शन बेटा, कैसे जाएंगे IIT, कैसे जाएंगे NIT, पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्वेश्चंस के ऊपर मेहनत ना किया जाए, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, आप कैसे जीतोगे बेटा, आपको जीतना ही है, कोई हरा भी तो नहीं सकता आपको जब तक आप इच्छा ना करो। देखो हार जीत में एक ही अंतर होती है, तुम डिसाइड करते हो आर यू गोइंग टू विन और लूज। इफ यू हैवंट ट्राइड यू विल नेवर कीप पॉइंट। मैं मोटिवेशन आजकल देना छोड़ दिया हूँ, पहले देता था, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, जबरदस्त मोटिवेशन डाल दूंगा, हाउ टू फेल सक्सेसफुली। चलो यहाँ पर O माइनस आ गई, यहाँ RO माइनस आ गई, और यहाँ OH माइनस आ गई। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, करेक्ट, इसमें नो इफेक्ट एट ऑल, नो इफेक्ट एट ऑल, इसमें ये R, ये प्लस I इफेक्ट भी पुश करेगा। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, नंबर 1, ये नंबर 2
वे नंबर 3। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बेटा? फेनॉल्स, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। लेकिन 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 कलर बदल देता हूं। हाँ, ये तो करेक्ट है। एक्सेप्ट मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिथॉक्साइड आयन है, जो मिथॉक्साइड आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों स्टेबल है बेटा? देखो यही एक क्वेश्चन है जहां बच्चे फंस जाएंगे। फेनॉल, वाटर एंड अल्कोहल, इन तीनों में से फेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि उसमें रेजोनेंस था। वाटर क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अल्कोहल्स में प्लस आई इफेक्ट होते हैं, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल। लेकिन मेथनॉल में, CH3OH में, ये ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू वाटर। इसका रीजन बता देता हूँ। सिंपल सा चीज, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जानना है, लेकिन जितना जानना है बता देता हूँ। ये एक्सेप्शन भी बहुत लोग बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आप पढ़ेंगे, आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ मिथॉक्साइड आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज दिस चार्ज इज डिसिपेटेड इजीली या डिस्पर्स्ड इजीली। मतलब जो मिथाइल की जो आयन है ना, सॉरी मिथाइल की जो ग्रुप है, ये O- को इतना भी प्लस आई नहीं दे देता कि चार्ज को डिस्पर्स नहीं किया जा सकता या स्टेबल नहीं बनाया जा सकता। उल्टा ज्यादा वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है? तो लिख लीजिए बच्चों, ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, सॉरी ज्यादा स्टेबल हो पाता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है? आज तो खेल लंबा है, बहुत पढ़ना है। एसिड स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन, बहुत सारी चीज पढ़ना है। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते। अब आएंगे मेन टॉपिक पे, फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स। ये हमारे एनसीईआरटी में है, और मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ बेटा, JEE मेंस तक आप एनसीईआरटी से ऊपर ना पढ़ो। टॉपिक मैं क्वेश्चंस का नहीं बता रहा, थ्योरी जो है आपकी वो आपकी लिमिटेड है JEE मेंस की। वहाँ नीट का तो JEE एनसीईआरटी से ऊपर कुछ है ही नहीं टॉपिक, वहीं से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? बोर्ड का तो बोर्ड भी है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाता है। हाँ होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, गाइड चाहिए, जो आपको सही डायरेक्शन में कंसेप्ट को समझा दे। एक बार आप कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पे आओ। डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आओ, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज भी समझ में नहीं आएंगे। तो ये एकदम क्लैरिटी रखे बच्चों कि आपको पहले कंसेप्ट लेना है, फिर एनसीईआरटी को देखना है, एंड इट्स अ मस्ट। तो फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स। सर फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स का मतलब, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग फिनॉल को अलग अलग चीज के साथ कंपेयर करके देखेंगे। क्वेश्चन उठाता हूं, फिर समझ में आएंगे क्या करने वाले हैं सर। तो ये है मेरा फिनॉल। इस फिनॉल में एक बार मैंने, मान लीजिए मैंने मिथाइल लगा दी, इसी फिनॉल में मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दी, और इसी फिनॉल में मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। और मैं आपको कंपेयर करने बोल रहा हूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस फिनॉल में होगा। आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखो, यहां पर +H ग्रुप है, यहां पर -N ग्रुप है, देयर इज नो इफेक्ट। तो इन सब में से बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट कौन सा होगा? ये सबसे बेस्ट होगा, मोस्ट एसिडिक। ये सेकंड, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये थर्ड, क्योंकि यहाँ पर +H जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है? कम करता है। सर क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप H+ निकालो तो तीनों ही O- होंगे, करेक्ट? तो उन आपको उसका स्टेबिलिटी देखना है कॉन्जुगेट बेस में, और कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो एकदम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के जैसे होते हैं। तो आप उसका टेंशन ना ले, ऑलवेज कंपेयर conjugate based stability like कार्बोएनायन। ठीक है, जो कार्बन आयन आपके पास होंगे उसके जैसे आप स्टेबिलिटी को हमेशा चेक करना, ये ध्यान रखना। ऑलवेज कंपेयर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के जैसे ही कंपेयर करके देखना है, ठीक है? तो लिख लो यहाँ पर, ये समझ में आया पहला वाला सबसे ज्यादा। +H है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, -M है, इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी, ये टॉप पोजीशन पे आ चुका है। और ये भैया जी दूसरे पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई डोनेट कर रहा है, ना तो कोई ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को अभी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग है, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकता हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा क्वेश्चन सीधे ही मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिनॉल होंगे, और यहाँ पर मैंने लगा दी क्लोरीन,
और फिर मैंने यहाँ पर भी आपको लगा दी OH, यहाँ पर मैंने लगा दी फ्लोरीन। तो बच्चा क्या होता है कि हर बच्चा आंसर ऐसे देता है, क्यों? इन दिस केस अ स्टूडेंट विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है इट हैज गॉट अ माइनस आई इफेक्ट, दिस इज आल्सो गॉट अ माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल होती है। बट एट पैरा पोजिशंस, ओके, एट पैरा और ऑर्थो पोजिशंस क्लोरीन शोस d orbital resonance, क्लोरीन शोस d orbital resonance। इसी रीजन के कारण बच्चा, इसी रीजन के कारण हम लोगों को क्या पता चल रहा है, बट एट ऑर्थो और पैरा क्लोरीन शोस, Cl जो है क्लोरीन, ये आपका क्या शो करने जा रहा है अभी, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। और ये d ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण आपका यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। आई एम टेलिंग यू, बार बार ध्यान से सुन लीजिए। इन हैलोजेंस माइनस आई इज डोमिनेंट देन प्लस एन, ठीक है, रेजोनेंस नहीं होता हैलोजेंस में, लेकिन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो सकता है फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ओनली इन वन पर्टिकुलर केस, कि वो लोग कहाँ पर हैं, या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजिशंस में। क्योंकि यहाँ पर पैरा पोजिशंस में है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पैरा पोजिशंस में है, इसीलिए हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होंगे, और अगर रेजोनेंस हुआ उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर स्टेबल हो गया तो आपको पता ही है बेटा, जय माता दी उसके बाद, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए बच्चों आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस। एक काम कर देता हूं बच्चों, अगर आपको मैंने यहाँ पर यही डाल दी है OH और फ्लोरीन और OH और क्लोरीन, और फिर मैंने आपको पूछा कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, अब आंसर ये होगा, क्यों, देयर इज माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन जो क्लोरीन है यहाँ पर नो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सर क्यों डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होंगे, क्या ये ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे है? नहीं सर, डीज आर एट व्हाट पोजिशंस, मेटा पोजिशंस, डीज आर एट मेटा पोजिशंस। मेटा पोजिशंस में कभी भी रेजोनेंस की बात हम लोग नहीं करेंगे, रेजोनेंस के बाद हम लोग नहीं करेंगे। क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है? क्लियर है। अब आती है एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, नाइट्रोफेनॉल्स। सो जो नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं उनकी एसिडिटी अभी हम लोग चेक करने जाएंगे। कैसे बेटा, ये है आपकी फिनॉल, इसका यहाँ पर मैंने नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रो पोजिशंस पे डाल दिया है बेटा। यहाँ पर मैंने उसी फिनॉल के ऊपर मैं मेटा पोजिशन पे भी नाइट्रो लगा चुका हूँ, और उसी फिनॉल के ऊपर मैं पैरा पोजिशन पे भी नाइट्रोफिनॉल्स या नाइट्रो ग्रुप लगा चुका हूँ। अब अगर ध्यान से देखें तो नाइट्रो पोजिशंस में -M भी ग्रुप है बेटा, और ये -I भी ग्रुप है। मेटा पोजिशन में रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, मतलब -M नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये मच्छर कभी भी टपक सकता है। हाँ चलिए, मच्छर जी आ गए हैं फिर से। मेरे लाइफ में बिना मच्छर का कुछ नहीं होता। चलो, -I हो गया, और पैरा पोजिशन में सिर्फ आपको -M मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होती है कि आप सबसे ज्यादा एसिडिक किसको मान लेते हो, एसिडिक स्ट्रेन, एसिडिक स्ट्रेन आप किसको मानोगे सबसे ज्यादा, ऑर्थो में, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे। ये आता है एक्सपेक्टेड एसिडिक स्ट्रेन, आपको ऐसे ही आएंगे, ऑर्थो देन पैरा देन मेटा। लेकिन इशू ये है बेटा कि ये आपकी जो आंसर थे ये एक्सपेक्टेड एसिडिक, ये एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने, लेकिन ये आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ अजीब सा है। तो एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेन कैसा होगा, एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेन, इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेन का आंसर होता है
सबसे ज्यादा पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। ऐसा क्यों? रीजन सुनिए, यहां हो जाती है, यहां अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता है बेटा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण the H plus is not removed easily, अब देखिए, हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, मान भी चल रहे थे, लेकिन क्या हो गया कि हम लोगों को इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जुड़ गया है यहाँ पर। कौन सा है वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो क्या रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H प्लस इज नॉट रिमूव्ड इजीली। और अगर H प्लस इजीली रिमूव नहीं हुआ तो वो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा? कम हो जाएगा। इसलिए आंसर जो होंगे सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ऑर्थो के लिए, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या मिल रहा है बेटा? सबसे ज़्यादा पैरा का हो रहा है, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? लिख लीजिए बच्चों आराम से। हो गया? चलिए दूसरा वाला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो मुझे कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच विचार के बताइए मुझे। फिनॉल आ गया, अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? बताओ। अब हर बच्चा बोलेगा कि सर अभी तो हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, यहाँ पर तो फिनॉल के साथ CHO ग्रुप है, यहाँ पर COOH ग्रुप है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो बेटा, आप -I या -M के इफेक्ट के हिसाब से आपका आंसर ये होना चाहिए, दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होती है। रियलिटी क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। दिस पार्ट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस पार्ट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब दिस विल डिसोसिएट फर्स्ट, ये पहले अपने आप को डिसोसिएट करेगा, ये पहले ही अपने आप को डिसोसिएट करेगा। कौन डिसोसिएट करेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेक्शन। और हम सबको पता है अगर ये डिसोसिएट किया तो आपको कहां से आयंस मिलेंगे? आपको OH तो यहां से मिलेगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O माइनस आएंगे। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या था? यहाँ था इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं है, तो यहाँ से अगर तोड़े तो आपको यहाँ ही तोड़ना पड़ेगा। आपको जो इसका स्ट्रक्चर मिलने वाला है, यहाँ पर O माइनस, here you will get non-equivalent resonating structures, और इधर क्या मिलेगा बेटा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या सारे बच्चों का क्लियर हुआ? ऐसे पलक झपकते ही गलती कर देते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से हमेशा पेपर में देखना, आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स छुपे भी हुए हैं, कंसेप्चुअली भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ले लीजिए बच्चों क्वेश्चंस। I hope everyone has done it. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेंजोइक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। बेंजोइक एसिड और डेरिवेटिव्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बेंजोइक एसिड अभी जो किया था वो क्या था? बेंजोइक एसिड, लेकिन इसमें कुछ और भी कंसेप्ट्स आएंगे, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का भी बात आएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट्स आएंगे बच्चों अभी। हालांकि एक सिंपल सा चीज, अगर बेंजोइक एसिड देखें तो बेंजोइक एसिड कुछ और नहीं होता है बेटा, ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, इधर OH। अगर ये डिसोसिएट हुआ, ये पहले डिसोसिएट होने के बाद आपको CO माइनस डबल बॉन्डेड O और यहाँ पर H प्लस मिलेगा। दिस आयन बाद में भी यूज करेंगे, इसका नाम होता है बेंजोएट आयन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजोएट आयन। ये आपकी बेसिक वाली बेंजोएट आयन है। क्या इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? हाँ है सर।
It has two dou equivalent resonating structures. Clear? अच्छा, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह देते देते ही हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलो, बेंजोइक एसिड में मैंने नाइट्रो लगा दी, OH और CH। तो अगर मैंने यहाँ पर भी आपको बेंजोइक एसिड डाल दिया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने NO2 लगा दी, फिर मैंने बताया कि यहाँ बेंजोइक एसिड लगाया, यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दी और फिर मैंने बेंजोइक एसिड लगाया और इस बेंजोइक एसिड में मैंने OH लगा दी और मैंने फिर से आपसे पूछा कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। इतना एसिड पक रहे हैं ना हम लोग आज इतना। चलो ध्यान से, ये वाला सेक्शंस और ये वाला सेक्शंस कंप्लीटली सेम है बेटा। ये तीनों सेक्शंस आपके कंप्लीटली सेम है। अगर सेम है तो ये NO2 डिफरेंस है, ये मिथाइल में डिफरेंस है और OH में डिफरेंस है। इसमें है -M कैरेक्टर, मिथाइल में है +H कैरेक्टर और OH में है +M कैरेक्टर। क्यों सर? लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर है तो वो +M होगा। इसके रीजन के चलते तीनों में से ये सबसे खराब है, ये मध्यम पे मिलेगा। और भैया जी मच्छर जी थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, पढ़ा रहे बच्चों को। चलो -M मिलेगा। इसके चलते फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? दिस इज द मोस्ट एसिडिक, दिस इज द सेकंड मोस्ट एसिडिक एंड दिस इज द थर्ड मोस्ट एसिडिक। व्हाई? -M इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एंड +H या +M यहाँ पर इज डिक्रीजिंग द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। चलो, और कुछ क्वेश्चंस करते करते हम लोग के पास बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है बेटा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले लिया मैंने बेटा और यहाँ पर मैंने लगा दी CH3। फिर से मैंने यहाँ पर बेंजोइक एसिड लगा दिया बेटा, यहाँ पर मैंने लगा दी CD3। एक और क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके देता हूँ बेटा, ध्यान से देख। ये COOH है, बेंजोइक एसिड, यहाँ मैंने अभी CH3 लगा दी और यहाँ पर फिर से मैंने COOH ले लिया और मैंने यहाँ पर लगा दी। अब इन दोनों में से कौन क्या होगा? तो CH3 और CD3। ध्यान से देखें, ये पहले दो क्वेश्चन को एक साथ करना है, फिर ये दोनों को करना है। इसमें क्या है? प्लस आ जाएगा, इसमें भी प्लस आ जाएगा। क्यों? मेटा पोजीशंस। क्या सारे बच्चों का ये क्लियर है? दोनों ही मेटा है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस आई ही आएंगे बेटा, +H तो आएगा नहीं। तो इन दोनों में से ज्यादा प्लस आई किसका है? इसका प्लस आई ज्यादा है। प्लस आई इज पावरफुल, और प्लस आई ज्यादा होने से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? कम हो जाती है। प्लस हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है, माइनस हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ठीक, तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला। हालांकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ इन दोनों में +H भी है, और +H मिथाइल की ज्यादा होती है। +H इज मोर। मैंने बहुत बार हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था, अगर +H ज्यादा हुआ तो ये कम एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होंगे। इज इट क्लियर? देखो, अगर प्लस हो तो जितना हो सके कम होना चाहिए, अगर माइनस हो तो जितना हो सके ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपकी कैलकुलेशनल पैटर्न में सेम और सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो +H इसमें ज्यादा है तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हुआ, +I इसमें ज्यादा है इसलिए इसमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर आया। क्लियर? लिख लो बेटा। लिख लिया? दो और क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से आप देख के मुझे बताओ क्या आंसर होगा। बताओ, आपको दे रहा हूं, आप सोच विचार मुझे बताइए क्या होगा क्या नहीं।
कर लिया? चलिए चलिए बताइए अभी क्या मिला आंसर आपको बच्चों? इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक किसका हुआ? इसका एसिडिक होगा। क्यों? इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। याद है? याद आया बच्चों? इसमें हो गया आपकी डी ऑर्बिटल की रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर? और इसमें क्या हो गया? फ्लोरीन और क्लोरीन में ये ज्यादा होगा क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा। जिसमें माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होंगे वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक, चलो आई होप एवरीवन ने कर लिया होगा ये कंसेप्ट पूरे जबरदस्त तरीके से। अब एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ट्राई करो मुझे कि ये है आपकी मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये आपकी मिथेनॉइक एसिड है। ठीक है, और फिर आपको मैंने दिया है मान लीजिए एसिडिक एसिड दे दिया, और फिर मैंने आपको बेंजोइक एसिड भी दे दिया, और पेपर में आपको पूछा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ये हो गई है सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन। ये एसिडिक एसिड था, ठीक है बच्चों, और ये वाला कौन सा था? बेंजोइक एसिड। अगर आपको इन सब में से कंपेयर करना है, ठीक है, अगर इनमें से सबको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मिथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में कैसे कंपेयर करेंगे चीजों को। तो मिथेनॉइक एसिड जो है इसका जो अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस मिला, ये वाला आपको कॉन्जुगेट बेस मिला। यहां से क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां से क्या मिलेगा आपको कॉन्जुगेट बेस? C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा तीनों में सेम है, तो इसके ऊपर तो कोई फैक्टर आएगा ही नहीं, खेल इसमें है ही नहीं। खेल है बाकी के अलग अलग जगह पर। इसमें H है तो देयर इज नो इफेक्ट, इसमें मिथाइल है तो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पुश करता है बाय रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड एज प्लस एम इफेक्ट। अब बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सबसे ज्यादा एसिडिक कोई इफेक्ट नहीं, प्लस आई थोड़ा खराब कर रहा है, एंड प्लस एम डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर हाईली, डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर हाईली। तो अगर पेपर वगैरह में पूछे कि which of the following is the most acidic, तो ये आंसर मेथेनॉइक एसिड होगा, फिर एसिडिक एसिड, और फिर लास्ट में बेंजोइक एसिड्स। पूरा क्लियर है बच्चों? पूरा क्लियर है? तो लिख लीजिए आराम से लिख लो। ठीक हो गया? चलिए, अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये है SIR इफेक्ट। सर इफेक्ट बोलते हैं हम लोग इसको बेटा, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस का स्टेरिक इनहिबिशन करना, मतलब रेजोनेंस को स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कोई प्रॉब्लम कर देता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखो, बार बार कोटा फैक्ट्री के डायलॉग्स देखने से ये पता नहीं चलती कि चीज़ें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सर इफेक्ट ध्यान से देख लीजिए बच्चों। तो सर इफेक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर अ पॉइंट कि यहाँ पर ये बेंजीन हो गया, और मान लीजिए मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, COH डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा रखा। डबल बॉन्ड, ये आपकी बेंजोइक एसिड मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मान लीजिए मैं यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, कुछ ऐसे भी कुछ ग्रुप्स वगैरह होंगे, यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दी। अब होता क्या है, ये जो रेजोनेंस है ये करने नहीं देता, प्रॉब्लम करता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर CO माइनस होंगे, डबल बॉन्डेड O, और मिथाइल होंगे। सो दिस इज द आइडियल केस। लेकिन होता क्या है, ये एक मोटो ग्रुप है, ये भी मोटो ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। अब इन दोनों बल्कि ग्रुप्स होने के कारण इन दोनों में हो जाती है रिपल्शन। देयर इज अ रिपल्शन। ये रिपल्शन होता है बिकॉज ऑफ बल्की नेचर, बिकॉज ऑफ बल्की नेचर, and this is only called as steric
हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होगा? इट्स अ प्रॉब्लम, ये रिपल्शन कर रहा है, मोटा होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इस रीजन के चलते होता क्या है बच्चों, इस रीजन के चलते होता क्या है, थोड़ी देर बाद इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाती है। होगा क्या, ये जो बेंजीन था, ये बेंजीन तो खुद तो प्लेनर है, लेकिन ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब होता क्या है, कुछ ऐसे बनने लग जाता है। मतलब बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट द बेंजीन एंड द कार्बोक्सिलेट, मतलब ये जो COO माइनस के ग्रुप है और ये जो बेंजीन के ग्रुप है, नाउ दे आर नो मोर प्लेनर, दे आर नो मोर इन सेम प्लेन, नो मोर इन सेम प्लेन। और क्योंकि सेम प्लेन पे नहीं है, मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस रिपल्शन के कारण ये दोनों क्या हो चुके हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे था ऐसे बेंजीन ऐसे था और ये था COO माइनस। अब रिपल्शन होने के कारण ये प्लेन से बाहर आ चुका है, तो मतलब ये जो बेंजीन था और ये जो COO माइनस है, अब देखिए आप यहाँ पर एक 90 के जैसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये 90 डिग्री होने के कारण द प्लस एम ग्रुप, ये 90 डिग्री होने के कारण द प्लस एम ग्रुप of benzene stops, plus M group of benzene power stops, ये खत्म हो जाती है। देखो ध्यान से देखिए, प्लस M ग्रुप किसका लिखा है मैंने, प्लस M ग्रुप किसका लिखा है बेटा मैंने, बेंजीन के लिए लिखा है। तो बेंजीन के जो प्लस M ग्रुप है वो कम हो जाती है। सर बेंजीन की प्लस M ग्रुप कहाँ है बेटा, ये देखो, ये पाई बॉन्ड ऐसे डोनेट कर रहा था, सो दिस वाज बिहेविंग इनिशियली एज अ प्लस M, लेकिन अभी ये खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों खत्म हो गया, क्योंकि पहले तो देखो, अगर प्लस एम है, प्लस आई है, सॉरी प्लस एम है, माइनस एम है, कुछ तो है, तो रेजोनेंस का तो बात आएगा ही। लेकिन हो क्या रहा है, इसके साथ ये रिपल्शन, इन दोनों के बीच रिपल्शन होने के कारण ये आउट ऑफ द प्लेन आ चुका है। आउट ऑफ द प्लेन होने के कारण क्या अभी ये रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि रेजोनेंस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। लेकिन क्या यहाँ पर आपके पास प्लेनर है? नहीं है बेटा, यहाँ और कोई प्लेनरिटी है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर हो चुका है। तो क्या इसका प्लस एम का पावर रहेगा या छूट जाएगा? बेटा ये खत्म। और अगर ये प्लस एम खत्म, अगर बेंजीन का ही प्लस एम खत्म, मतलब खुद सोचो, अगर प्लस एम रहते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ड्रॉप करते हैं, करेक्ट। लेकिन प्लस एम गायब हो चुका है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, देन व्हाट विल हैपन? आप खुद सोचो थोड़ा, अगर प्लस एम रहता है तो मेरी एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाती है, लेकिन यहाँ बेंजीन की प्लस एम गायब हो चुकी है। अगर प्लस एम बेंजीन की गायब हो चुकी है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मींस द एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो क्या हुआ, फिर से रिवाइज करते हैं। COOH and CH3 ग्रुप था, मैंने यहाँ पर मिथाइल ले ली। इस मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, COO माइनस के ग्रुप में रिपल्शन हुआ। क्यों? बल्कि मोटू रिपल्शन के कारण बच्चों क्या होगा, यहाँ पर दोनों सेम प्लेन पे नहीं रहेंगे, बेंजीन और COO माइनस सेम प्लेन पे नहीं रहेंगे। और अगर नहीं रहे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएंगे, और अगर परपेंडिकुलर बन गया तो प्लस एम जो बेंजीन का पावर था वो गायब मतलब अल्टीमेटली इट स्टॉप्स एंड एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ऐसे इफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक फैक्टर या मोटे होने के कारण बेंजीन की रेजोनेंस घट चुकी है या बेंजीन की प्लस एम की पावर गायब हो चुकी है। इज इट क्लियर बेटा? तो लिख लो आराम से। ये कब होगा रिपल्शन, बोलो? क्या पैरा पोजीशंस पे रिपल्शन होंगे? क्या यहाँ पर पैरा पोजीशंस पे रिपल्शन होंगे? देखो पैरा पोजीशंस पे हो गया लिखना बेटा, अब ध्यान से सुनो। पैरा पोजीशंस पे रिपल्शन होंगे या नहीं? पैरा पोजीशंस पे रिपल्शन नहीं होगा, मतलब रिपल्शन विल ओनली टेक प्लेस, रिपल्शन
will only take place at ऑर्थो पोजिशंस। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, रिपल्शन विल ओनली टेक प्लेस एट द ऑर्थो पोजिशंस। और इसीलिए इसी रीजन के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट क्या है, ऑर्थो पोजीशंस में अगर कोई दूसरा ग्रुप रहे और उनके कारण रिपल्शन वगैरह हो जाए, उस रिपल्शन के कारण अगर बेंजीन और जो बाहर वाला जो ग्रुप है बेंजोइक एसिड का COO- वो आउट ऑफ प्लेन या परपेंडिकुलर हो जाए, तो बेंजीन की जो +M की पावर थी वो कम हो गई। कम होने के कारण क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, +M की पावर अगर कम हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। दैट मीन्स ऑर्थो इफेक्ट इज प्रेजेंट एंड दिस इज ओनली पॉसिबल एट द ऑर्थो पोजीशंस। मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid, ortho substituted benzoic acid is more acidic than meta or para substituted benzoic acids। meta or para substituted benzoic acid। क्लियर सारे बच्चे, क्लियर पूरा बोलो, क्लियर हुआ तो जबरदस्त तरीके से बोलो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर ऑर्थो इफेक्ट। सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। पूरा क्लियर है बच्चों, लिख लीजिए इसका। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पेपर में कुछ ऐसा दे दिया कि टोलुइक एसिड को कंपेयर कीजिए। टोलुइक एसिड, अब टोलुइक एसिड का मतलब क्या है, यहाँ बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसको मैं मिथाइल पे लगाता हूँ, फिर से मैं इसको कहाँ पे लगाऊंगा, ऑर्थो पर, यहाँ पर मैं ऑर्थो पे लगा दिया, मैंने यहाँ पर मिथाइल पे लगा दी, और मैंने यहाँ पर आपको पैरा पोजीशंस पे भी लगा के रख दिया है। मैंने पैरा पोजीशंस पे भी आपको रख दिया है। अब अगर तीनों में कंपैरिजन करें कि किसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, क्या सब कुछ देखना है, देखता हूँ। देखो इसमें है +H की कैरेक्टर, इसमें है +I की कैरेक्टर, इसमें है +H भी है और +I भी है, बट क्या बेटा, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट भी है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट भी है। तो इसके कारण दिस विल बी मोर एसिडिक, ठीक है, दिस विल बी मोर एसिडिक। इसका मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा एसिडिक होगा, ऑर्थो। फिर +I और +H में दोनों ही खराब है, लेकिन +I थोड़ा कम खराब करता है, +H बहुत ज्यादा खराब करता है। सो +I कारण फिर मेटा फिर पैरा। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, लिख लीजिए बच्चों। छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इसको कंसेप्चुअली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग से किया जाए ना बेटा, आपको कोई नहीं भी कर सकता, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखो। क्वेश्चन करोगे तब दिमाग साफ हो जाएगा आपका, मतलब एकदम साफ नहीं है, वो वाला साफ नहीं बता रहा हूँ। CaCl3, ये एक नया ग्रुप लगा दी बेटा मैंने, COOH, यहाँ पर CCl3, अब तीनों ग्रुप्स में आपको कंपेयर करना है कि तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक किस में होंगे। देखो इसमें हम अभी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट होगा, जिसके कारण ये मेटा एंड पैरा से ज्यादा एसिडिक होंगे, तो ऑर्थो सबसे टॉप पे आएगा। अब यहाँ देखिए ये CCl3 है, इट्स अ -I इफेक्ट बेटा, लेकिन यहाँ पर आते ही ये -H इफेक्ट भी है। दिस इज नथिंग बट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, दिस इज नथिंग बट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। और अगर आपके पास रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है, अगर आपके पास रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पैरा, और फिर होगा लास्ट पे होगा आपका मेटा। क्लियर है, पूरा क्लियर है, बताओ। ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये तो सबसे टॉप पे आया ही, ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये तो सबसे टॉप पे आया ही, लेकिन पैरा और मेटा में क्योंकि -I और -H की कंपटीशन चल रही है और -H जीतेगा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए, हम लोगों को मिल चुका है ये आंसर्स। क्लियर,
आई होप बच्चों सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, लंबा वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिर एक और प्रश्न देख के देखता हूँ, आप ट्राई करो थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ, जो कि है आपके पास लेकिन यूज नहीं करते हो इसलिए दुख लगता है। अब इन तीनों ग्रुप में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? अब देखो यहां पर भी ऑर्थो है, यहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट और यहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट। तीनों केसेस में इस बार ऑर्थो इफेक्ट होना तय है। लेकिन तीनों केसेस में से इसमें CH3 ग्रुप है, इसमें CH2 CH3 ग्रुप है और इसमें CH CH3 CH3 ग्रुप है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा बल्कि या मोटापा किसमें है? ये सबसे ज्यादा बल्कि, ये कम बल्कि, ये बहुत ही कम बल्कि। अब बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? दिस विल हैव द हाईएस्ट रिपल्शन, मोस्ट रिपल्शन। मोस्ट रिपल्शन होने के कारण इसमें मोर परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें लीस्ट रिपल्शन, रिपल्शन तो होगा लेकिन रिपल्शन कम होगा इसमें। तो इसमें लीस्ट रिपल्शन, तो इसमें लेसर परपेंडिकुलर, लेसर परपेंडिकुलर, और ये दोनों इन दोनों के बीच में है। ये वाला आप इन दोनों के बीच में बांध सकते हो। तो ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा जिसमें रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर बनाएगा COO माइनस और बल्कि ग्रुप को, सॉरी बेंजीन को। तो उस केस में इसमें प्लस m की पावर सबसे ज्यादा खत्म होंगे, सबसे ज्यादा प्लस m के पावर खत्म होंगे। इसमें प्लस m पावर इज वेरी 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 लेस, इसमें प्लस m पावर कम है, इसमें भी प्लस m की पावर कम है। लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा जहां पर आपका प्लस m का पावर कम हुआ है वो यहाँ हुआ है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। सो मोर द बल्कीनेस, वो क्या मत पता चला? मोर बल्कीनेस, मोर बल्कीनेस, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। लिख लो बेटा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, कलर कुछ अजीब सा हो जाती है कभी बार। चलिए अभी अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा करना है। COOH ये दोनों लगा दिए यहाँ पर मैंने। बताओ जल्दी से किसमें ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ? पक्का इसमें। क्यों 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 होगा बच्चों? बोलो बोलो। इसमें 2 ऑर्थो इफेक्ट पोजीशंस, 2 ऑर्थो इफेक्ट के पोजीशंस हैं, ठीक है। इसमें 1 ऑर्थो इफेक्ट पोजीशन, 1 ऑर्थो इफेक्ट पोजीशन। क्लियर? तो ये पता चल चुका है हमको। आई होप एवरीवन हैज कम टू द कंक्लूजन ऑफ योर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंसेप्चुअली। आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी नहीं गड़बड़ करना है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा। क्वेश्चन करते 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 सब थका देगा बेटा। ये मेरा काम है, क्वेश्चन करवाना, सॉल्यूशन बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना आप लोगों के लिए। अच्छा, COOH यहाँ पर लगा दी मैंने, ये और ये लगा दी, और यहाँ NO2 लगा दी, ठीक है। ये तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। COOH है, इस पे भी मैंने ये दोनों लगा दी, अब ये CN लगा दी। अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? थोड़ा सोच विचार कर बताइए, थोड़ा सोच विचार के बताइए, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? क्या आप बोल पाएंगे? सोचो सोचो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, सोचो। ऐसा नहीं है फट से हर क्वेश्चन को 1 सेकंड में करना, ये कोई बात नहीं होती बेटा। अगर आप क्लैरिटी से पढ़ रहे हो तो आपको पूरा क्लैरिटी से खत्म करना चाहिए, बीच बीच में आधा कॉन्सेप्शन कभी नहीं। बताइए
बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन। कौन सा? अब देखो ध्यान से, ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की है, तो देयर विल बी रिपल्शन, मतलब इसका -m का पावर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, लेकिन इसमें रिपल्शन नहीं होता इतना। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है और ये लीनियर ज्योमेट्री है, ये लीनियर ज्योमेट्री है, लेकिन ये NO2 sp2 है, ये आपकी sp है, ये आपकी प्लेनर ज्योमेट्री। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्लेनर हो गया तो मॉलिक्यूल यहाँ पर रिपल्शन करने का चांस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या यहाँ पर रिपल्शन होने का चांस है बेटा? एकदम नहीं, एकदम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा लीनियरिटी आएंगे तो इसको हिला नहीं सकता अभी, लेकिन प्लैनरिटी में आप इसको घुमा सकते हो, रिपल्शन करवा सकते हो। तो इसमें -m की पावर खत्म हो चुकी है, बट हियर -m पावर स्टिल मेंटेन्ड। और अगर -m की पावर स्टिल मेंटेन हो गई तो पक्का है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा। पूरा क्लियर है? अच्छा सा क्वेश्चन बना के दिया है मैंने, ध्यान से देख लेना। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। अभी हम लोग जनरल बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने को बहुत ही डिटेल्स में जानना हो गया बच्चों। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर्स या बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तक नहीं पढ़ाया, पहली बार पढ़ा रहे हैं, मतलब पहली बार जिंदगी में नहीं, हमारे इस सेशन में परिवर्तन और आरंभ में पहली बार ये चीज हमारे पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अध्याय क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुने, समझे, पूरा क्लियरिटी रखें। तो इस पॉइंट पे बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट H+। कोई भी जो एक बेस होता है ना, उसका मेन अध्याय ही यह होता है बेटा, यही होता है उसका मेन अध्याय, कि कोई भी एक एटम का टेंडेंसी हो H+ एक्सेप्ट करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। ये बेसिक कैरेक्टर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा चीज बता रहा हूँ कि OH- है, ये H+ हमेशा लेता है ताकि ये एक स्टेबल चीज वाटर बने। तो ये जो रिएक्शन है ये क्यों होता है? क्योंकि OH- अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जब भी एक लोन पेयर डोनेटर H+ लेने के लिए कोशिश करेगा तो हम लोग हमेशा इसको, कभी कभार इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्राउनस्टेड बेस। इसको हम लोग ब्राउनस्टेड बेस भी बोलते हैं। Who is a Bronsted base? Who accepts H+. Who accepts H+. तो कोई भी एक ब्रॉन्स्टेड बेस वो होता है जो कि बाहर से H+ एक्सेप्ट कर सकता है या अपने लोन पेयर को H+ को दे सकता है। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड बेस। And because it is a donor of electrons, it's a donor of electrons also, तो इसीलिए हम उसको क्या भी बोल सकते हैं? ल्यूइस बेस। तो OH- क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस है। क्यों है? क्योंकि H+ एक्सेप्ट करता है। OH- क्या है? ल्यूइस बेस भी है। क्यों है? क्योंकि वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनफैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या ये क्लियर है? पूरा क्लियर है बच्चों? चलिए लिख लो, शुरू करते हैं। इसके बाद अध्याय खोलने वाले हैं अभी। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं बेटा, लंबा छोटा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेप्शन के ऊपर पूरी की पूरी ध्यान देनी चाहिए। हो गया? चलो अब शुरू करते हैं अध्याय बेटा। नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पेसीज। नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पेसीज, अगर आप नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पेसीज पे देखो तो हम लोग के पास होती है अमोनिया 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, यही होती है। इन तीनों के ऊपर या चारों के ऊपर हमको कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करना है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 3 डिग्री एमाइन, या कोई भी एमाइन अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, पहले तो हम लोग उसको क्या करेंगे? गैसियस फेस। इन गैसियस फेस
ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड। मतलब गैसियस फेज में आपको सॉल्वेशन या हाइड्रेशन की कैपेसिटी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की कैपेसिटी नहीं देखना है, ठीक है। पेपर में अगर ओनली गैसियस फेज दे तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड, ठीक है। तो गैसियस फेज कौन सा हो गया, ये भी थोड़ा ध्यान से देख लेते बेटा कि NH3 इसमें लोन पैर है, फिर ये RNH2, अब ये हो गई प्राइमरी एमाइन, इसमें ये प्लस आई इफेक्ट एक है, ठीक है। फिर RN, R डैश और H, यहाँ पर लोन पैर तो है बेटा लेकिन दोनों तरफ से प्लस आई है, सो 2 प्लस आई इफेक्ट्स। और अगर टर्शियरी एमाइन पकड़ा जाए बच्चों तो RN, R प्राइम, यहाँ पर भी लोन पैर है बच्चों लेकिन इस बार तीनों तरफ से 3 प्लस आई इफेक्ट्स। तो यहाँ 3 प्लस आई हो गया, 2 प्लस आई, 1 प्लस आई, यहाँ पर तो 0 प्लस आई। अब हम सबको पता है कि प्लस आई इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो पक्का है ना कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो प्लस आई बढ़ा ही देंगे। अब जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे उतना वो ज्यादा डोनेट कर पाएगा, ये सुनो। तो प्लस आई इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, it can donate more electrons by accepting H plus, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुड बेस। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, गुड बेस बोलेंगे। क्या सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है? कैसे क्लियर है सर, कैसे क्लियर है? क्या है पॉइंट बेटा? अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इट कैन डोनेट मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एक्सेप्टिंग मोर H प्लस, ठीक है। डोनेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, गुड लुईस बेस, एक्सेप्टिंग गुड H प्लस इज ब्राउनस्टेड बेस, तो ये गुड बेस बन जाती है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसमें होंगे इस बार? ये पक्का आंसर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड अमोनिया। यही आपकी फाइनल आंसर होनी चाहिए इन द केस ऑफ बेसिक कैरेक्टर। लेकिन कौन से फेज में बच्चों, कौन से फेज में, ये ना भूलो, इन गैसियस फेज में। अभी हम लोग एक्वस भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। गैसियस फेज में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अमाउंट बढ़ते जाएंगे, इट विल बी हैविंग अ गुड लुईस बेस कैरेक्टर। तो इसी के हिसाब से 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। लिख लिए। आगे बढ़ते बच्चों, तो व्हाट विल हैपन इन एक्वस फेज? तो एक्वस फेज में क्या होने वाला है? तो अगर एक्वस फेज में आप देखो तो कैसे करेंगे? एक्वस फेज में देखो तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक्वस फेज मतलब यू नीड वाटर, ठीक है। तो कैसे होंगे वाटर के लिए, हम लोग थोड़ा देखते हैं बच्चों। तो R वहाँ है, एक सेकंड बच्चों। तो RNH2, ये RNH2 एक H प्लस ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस RNH, ये H प्लस लेते ही, पानी से H प्लस लेते ही क्या बनेगा, RNH3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ RNH H और ये प्लस चार्ज। अब इसमें कितने हाइड्रोजन हो गया, 3। इसका मतलब तीनों के तीनों वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पर कनेक्टेड हो जाएंगे। तीनों के तीनों वाटर के मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं बच्चों यहाँ पर? देयर विल बी 3 H बॉन्ड्स। ये पानी में, नॉर्मल केस में प्लस आई इफेक्ट है या नहीं है, उसको बाद में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये पहली हो गई आपकी 1 डिग्री एमाइंस के लिए। फिर 2 डिग्री एमाइंस को देखते हैं बच्चों।
RnR, इधर H लोन पेयर तो था, यहाँ पर भी लोन पेयर मैं देना भूल गया बच्चों। H प्लस लेते ही ये किसको डोनेट करेगा, H प्लस इसको डोनेट करेगा, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा Rn प्लस इधर R डैश, चाहिए इधर R डैश दे देता हूँ, इधर H और H। अब हम बताते हैं फिर से, पानी इसके साथ भी होगा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट बेटा, और पानी इसके साथ भी करेगा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने वाले हैं। तीसरा केस पे आ जाता है बच्चों। तो तीसरा केस में RnR लोन पेयर अभी भी है, R डैश डबल डैश, फिर से H प्लस एक्सेप्ट किया, क्या मिलेगा बच्चों, Rn R प्राइम R डबल प्राइम, इधर प्लस और इधर एक H अभी भी बाकी है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी वाटर के साथ फिर से उसको जोड़ेंगे। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हमको पता चल चुका है इन तीनों केसेस में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, क्लियर। सो 1 डिग्री में हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और सबसे कम किस में आपको 3 डिग्री में सबसे कम मिलेगा। क्लियर है बच्चों, आपको ये सॉल्वेशन इफेक्ट तो समझ में आया। तो इसके हिसाब से मोर सॉल्वेशन मोर H bonds, एंड अगर मोर H bonds हुआ तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। इस बार हम लोग मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बताएंगे, ठीक है, इस बार हम लोग मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बताएंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर? I hope everyone is clear with the basic fundamental concept। तो लिख लीजिए, मीडियम वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मीडियम यहाँ पर एक्वस फेज हो गए तो ये तो हम लोगों ने बना ही ली। तो इफ R इज इक्वल्स टू मिथाइल, तो आपको आंसर ये याद रखना है कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। लेकिन if R is not equals to methyl, then 2 डिग्री तो सबसे हाईएस्ट होगा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों होता है? ये दोनों पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि अगर जो सॉल्वेशन इफेक्ट में यहाँ पर जो R लगे हुए हैं, यहाँ पर जो R लगे हुए हैं ना बेटा, इसमें मैं दूसरे कलर से देता हूँ, यहाँ पर जो R है या ये R है या ये R है, R डैश R प्राइम R डबल प्राइम, ये जो R है, ये जो आपके कार्बन के चेन्स है, अगर वो मिथाइल रहे तो बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, लास्ट में अमोनिया। लेकिन अगर मिथाइल नहीं हो, कुछ भी बल्कि ग्रुप वगैरह हो, तो आंसर क्या होंगे, पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लास्ट में अमोनिया। पूरा क्लियर? ये भी आई थिंक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हम लोग दूसरा वाला अध्याय अभी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी का बेसिक कैरेक्टर का कुछ और अलग अलग टॉपिक्स। अब जैसे मान लीजिए पेपर में कभी ऐसा भी पूछते हैं CH3NH2, फिर CH डबल बॉन्ड NH, और फिर पूछा कि CH ट्रिपल बॉन्ड N, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किस में है? तो ध्यान से देखें, लोन पेयर कहाँ है, ढूंढो। लोन पेयर इधर है, लोन पेयर इधर है, लोन पेयर इधर है। अब ये लोन पेयर डोनेट कर पाता है, ये भी डोनेट कर पाता है, ये भी डोनेट कर पाता है, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा डोनेट कौन करता है? ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन जो है ये अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये नाइट्रोजन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लीस्ट डोनेशन, सबसे कम देगा ना, खुद के पास अपने आप के पास रखेगा। ये सुनो बोलो, ये सुनो बोलो, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने आप के तरफ रखेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरों को तो वो देने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा। बट दिस इज sp3, दिस इज द लीस्ट नेगेटिव। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इट विल डोनेट मोर, डोनेट मोर। तो इससे ये पता चला कि इसके ऑर्डर्स ये होंगे। इज इट क्लियर? टू मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर क्या पता चला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द नाइट्रोजन
lesser will be the basic character, lesser will be basic character। क्या ये भी समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बताओ। क्लियर 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 क्लियर, पक्का पूरा क्लियर लिख लीजिए। हो गया है शायद आप थोड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज बहुत बड़ा सेशन, लंबा सेशन चला है ना बच्चों, लंबा सेशन चला है, बहुत जबरदस्त तरीके से आज लंबा सेशन चल रहा है। पढ़ाने का भी मजा आ रहा है आज, बहुत दिन बाद आया हूँ ना, तो थोड़ा हरकत तो जबरदस्त रहेगी ही बच्चों। एक और क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बेंजीन डाल दी और इसमें NH2 डाल दिया मैंने, और फिर यहाँ पर मैंने एक और बेंजीन डाली, फिर ये CH2 डाला, फिर यहाँ पर जाके मैंने NH2 डाला, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नेम इज एनिलीन। कॉमन नेम इज एनिलीन। इसका नाम है बच्चों बेंजाइल एमाइन। क्या है बच्चों? बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन एनिलीन। पूरा क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, पूरा क्लियर करें। यहाँ लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है? नो, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, बट दिस वन इज अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और लोकलाइज्ड लोन पेयर में अगर ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो दिस विल बी बिजी इन रेजोनेंस, ये बिजी रहेगा इन रेजोनेंस, फ्री नहीं है। बिजी इन रेजोनेंस मतलब दिस इज नॉट फ्री। ये वाला जो लोन पेयर होगा वो फ्री नहीं होगा, लेकिन यहां जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है दिस इज फ्री एंड हेंस कैन डोनेट, एंड हेंस कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दूसरों को ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, दूसरों को ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। क्यों दे पाएगा बच्चों? क्योंकि ये खुद रेजोनेंस में ये लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है बच्चों, तो ये बिजी होगा रेजोनेंस पे, घूमते फिरेगा, दूसरों को नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पर इसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो पेपर्स वगैरह में पूछते हैं व्हाई बेंजाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, इट इज फ्री एंड कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, इट इज बिजी इन द रेजोनेंस, इट इज नॉट फ्री। तो इसमें से इसकी बेसिक कैरेक्टर घट गई है। क्लियर? एक और मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन और करके देखता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए, NH2 है, इधर डबल बॉन्ड है, फिर मैंने NH2 यहाँ पर भी डाल दिया लोन पेयर। अब मुझे ये चीज बताए इन दोनों में से, ये तो लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस, तो ये वाला कौन सा हो गया? डीलोकलाइज्ड। क्या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर फ्री होता है? नॉट फ्री, नॉट फ्री, बट यहां पर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब ये कंप्लीटली क्या होगा? फ्री। बेसिक, जो चीज ज्यादा फ्री होगा वो आराम से बेसिक कैरेक्टर उसके बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्लियर पूरा बच्चों? क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा क्लियर हो रहा है ना बच्चों? ठीक से पढ़ रहे हो ना? पूरा क्लियर है? आई सपोज पूरा जबरदस्त तरीके से क्लियर तो होना चाहिए बच्चों। अब लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिलीन एंड डेरिवेटिव्स। एनिलीन एंड डेरिवेटिव्स। देखिए एनिलीन एंड डेरिवेटिव्स कैसे होंगे, पहले यहाँ पर भी ध्यान से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह। जैसे ये अभी हम लोगों ने NH2 एनिलीन पढ़ा, इसमें मिथाइल लगा देता हूँ बच्चों, ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और इसमें एक मैं NO2 लगा देता हूँ।
अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन है, यही पूछेगा बेटा। अब क्या है कि इन तीनों में लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है, लेकिन ये कंप्लीटली क्या हो गया, सेम चीज, और यहाँ पर भी यहाँ तक सेम चीज। डिफरेंस कहाँ आ रहा है बच्चों, डिफरेंस आपको आ रहा है इस वाले पार्ट में। यहाँ पर मिथाइल है मतलब प्लस H की ग्रुप है, देयर इज नो इफेक्ट हियर, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। और ये वाला कौन सा इफेक्ट है बच्चों, -N। और हम सबको पता है कि बेसिक कैरेक्टर के लिए प्लस चीजें ज्यादा चाहिए बच्चों, माइनस चीजें कम चाहिए। सो इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये सेकंड वाला पोजीशन, और ये थर्ड वाला। क्यों, -M डिक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, ये वाला पक्का आपको शायद पूरी क्लैरिटी से आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, +H -H, हाँ, and +S here is increasing the basic character, increases the basic character। चलो क्लियर है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। कुछ और एक दो कर लेते हैं बेटा, एक दो करते करते ही पूरा सिलेक्शन होगा ना। आधे आधे अधूरा काम से कुछ नहीं होता, आधे अधूरा काम से कुछ नहीं होता। तो आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, ट्राई करो बच्चों। पहले आप लोग कर लो, फिर मैं मेरे साथ दिखा देना मैं। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ देयर इज ओनली -I इफेक्ट, यहाँ -I इफेक्ट है प्लस d ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या लोन पेयर फ्री रहेगा, नहीं, घूमते घूमते पहुंच जाएगा। ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। इज इट क्लियर? d ऑर्बिटल रेजोनेंस होने के कारण वो लोन पेयर कहाँ जाने के लिए कोशिश करेगा, क्लोरीन की तरफ, वो फ्री कम होगा। दिस इज लेस फ्री, this one is less free, this one will be more free here, as lone pair in case of chlorine will be delocalized in the d orbital resonance होने के कारण वो वही जाके फंस जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, +I इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, +I इफेक्ट है। ऐसा कुछ गेटिंग, हम लोगों ने इतना जीओसी क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, +H है और इधर भी +H है। अब इन सब केसेस में से सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा है, +H। ये दोनों तो इन दोनों से तो बड़ा है। अगर आपको आंसर चाहिए इन तीनों में से कौन से ज्यादा, सबसे ज्यादा आंसर होंगे, तो आपको कैसे करना है, इसमें +H सबसे ज्यादा है तो 1, इसमें थोड़ा कम है, ये 2, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से इसमें आपकी +I की पावर ज्यादा होती है, इसमें +I की पावर कम होती है, क्योंकि हम लोग बार बार कर चुके हैं कि CD से CH की +I की पावर कम होती है, लेकिन CD से CH में +H की पावर ज्यादा होती है। क्या ये क्लियर है? और प्लस होने से जितना बेसिक कैरेक्टर भी आपके बढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलिए हम लोग अभी अगला टॉपिक उठाते हैं बच्चों। आज का सेशन थोड़ा लंबा ही है, लेकिन लंबे चौड़े से कुछ बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बच्चों, इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। SIP ये नहीं, ये म्यूचुअल फंड सही नहीं होता, मुझे नहीं पता है। SIP मेरा कंसेप्ट कुछ अलग है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो कैसे होंगे ध्यान से देखो कैसे होंगे। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन जब होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन जो होगा वो कैसे होता है, व्हाट इज दिस।
अच्छा, वहां पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हुआ था, यहाँ पर प्रोटोनेशन, मतलब यहाँ पर H प्लस को लेने नहीं देता। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखते हैं थोड़ा। क्या होती है कि जो एनिलीन है इसमें लोन पेयर है, ये H प्लस आराम से लेता है, तो लेने के बाद ये क्या बन जाना चाहिए, NH3 प्लस, ये होना चाहिए। हालांकि इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका जो N है इसमें H और लोन पेयर है। अब अगर मैं यहां पर एक बल्की ग्रुप दे दूं, या मैं उसको थोड़ा फिर से डिटेल्स दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, चीजों को परखो, समझो। यहां पर मैंने बल्की ग्रुप, मान लीजिए मैंने मिथाइल दे दी और यहां पर मैंने H प्लस दे दी। अब होता इस बार क्या है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो ये हो रहा है सिस्टम अभी। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। तो ये जो लोन पेयर है ये H प्लस को एक्सेप्ट करके NH3 प्लस बनता है। वही कहानी तो वो है, यहाँ भी ये लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर था, यहाँ H प्लस, यहाँ H प्लस, यहाँ NH3 प्लस, यहाँ भी NH3 प्लस। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला मिथाइल। अब इनमें रिपल्शन होता है, रिपल्शन इज प्रेजेंट, हियर नो रिपल्शन। लेकिन ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ सर? NH2 तो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था। NH2 बड़ा ग्रुप तो नहीं है, लाइक COOH, बेंजोइक एसिड के तुलना पे COO मतलब 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन भी है, कार्बन, वो बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके तुलना में तो एनिलीन में NH2 की बहुत ही कम, उसमें इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। इशू कहाँ पे है, हम लोग देखते हैं। इशू यहाँ पे है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, NH2 प्लस वगैरह जो भी हम लोग कर लिए, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखते हैं। इसमें बहुत अजीब सा एक चीज होती है, मैं बताता हूँ, सुनो। यहाँ इसकी जो है, इसमें एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। इधर क्या लोन पेयर है, 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर मतलब बॉन्ड एंगल जो होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, अगर लोन पेयर रहते हैं तो बॉन्ड एंगल थोड़ा घट जाती है, बिकॉज देयर इज लोन पेयर रिपल्शंस, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, या बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर है, इनमें रिपल्शंस होने के कारण ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो लोन पेयर हटा दे तो वो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कोई, यहाँ पर कोई रिपल्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल बढ़ गया। लोन पेयर यहाँ पर भी रहने के कारण, सॉरी, पहले तो लोन पेयर था, अब यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर भी 0 लोन पेयर, यहाँ स्टार्टिंग पे 1 लोन पेयर। फिर से बताता हूँ, 1 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ चुके हैं, क्यों, लोन पेयर गायब हो चुका है, 0 हो चुका है। यहाँ भी लोन पेयर गायब हो चुका है, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है। प्रॉब्लम ये है, बॉन्ड एंगल होने के कारण, बढ़ने के कारण रिपल्शन हो जाती है। अब ये सिर्फ कहाँ होता है बच्चों, सिर्फ ऑर्थो पोजीशंस में। सो दिस इज ओनली पॉसिबल एट ऑर्थो। अब ऑर्थो पोजीशन में होने के कारण, रिपल्शन होने के कारण, दिस विल बी गोइंग फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या ये ज्यादा बेसिक होगा? नहीं। ये H प्लस लेने के लिए इच्छा करेगा? नहीं। क्यों H प्लस नहीं लेने के लिए इच्छा करेगा? क्योंकि अगर ऐसा ग्रुप जो ऑर्थो पोजीशन में कुछ ऐसे ग्रुप्स आ जाए, बल्कि ग्रुप आ जाए और H प्लस ये ले ले, तो यहाँ पर रिपल्शन होंगे, तो बेटर स्टॉप द H प्लस। तो दिस इज H प्लस इनहिबिशन। मैं H प्लस को बोल रहा हूं, तुम जाके अटैच ना हो, तुम जाके अटैच ना हो। क्यों ना हो बच्चों? क्योंकि अगर H प्लस अटैच हो गया तो ये बॉन्ड एंगल बड़ा होने के कारण रिपल्शन शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग घुसते ही नहीं था। हम लोगों को काम क्या था कि अगर ऐसा ग्रुप आ जाए ऑर्थो पे जो कि बल्कि है, वो H प्लस को लेता ही नहीं। क्यों लेता नहीं बच्चों? क्योंकि अगर ले लिया तो उसके बॉन्ड एंगल बढ़ने के कारण, क्योंकि लोन पेयर घट रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ने के कारण इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी, जिसके कारण ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज ओनली पॉसिबल एट द ऑर्थो पोजीशंस, जिसके कारण ऑर्थो बिकम्स और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऐसा अच्छा है लिखने के लिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन एक्सेप्ट्स less H plus then मेटा और पैरा, फॉर विच ऑर्थो की बेसिक कैरेक्टर पैरा एंड मेटा से कम हो जाती है, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाती है।
किसकी कम हो जाती है? ऑर्थो की कम होती है। बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ऑर्थो पोजीशंस में अगर कोई बल्कि ग्रुप रहा तो वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस एक्सेप्ट होने के कारण क्या हो गया? बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है, बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग आएंगे ही नहीं इस तरफ, जिसके कारण पैरा विल बी मोर बेसिक देन द ऑर्थो सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल बी लेस बेसिक इन कंपैरिजन टू पैरा या मेटा। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत बच्चे इसको क्या नाम देते हैं? पैरा इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पैरा ज्यादा इस बार बेसिक बन चुका है। पिछले बार ऑर्थो ज्यादा एसिडिक बन चुका था, इस बार पैरा ज्यादा बेसिक बन चुका है। एक्चुअली बात तो सेम है, वहां पर भी ऑर्थो एसिडिक बन रहा है, यहाँ पर ऑर्थो बेसिक कम हो रहा है, मतलब ऑर्थो एसिडिक ज्यादा हो रहा है। तो दोनों का पॉइंट तो सेम है, नजरिया अलग है देखने का। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों ये भी। हो गया? तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चंस करना अनिवार्य है हमारे लिए, क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस अगर करेंगे तो हमको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हो गया? क्वेश्चन आई सपोज सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। अभी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ SIP है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यहाँ पैरा इफेक्ट चलेगा। यहाँ सिर्फ प्लस I इफेक्ट है मिथाइल का, यहाँ प्लस X। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? पैरा, फिर मेटा एंड ऑर्थो सबसे कम हो जाएंगे। ऐसा तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इसमें प्लस H भी है प्लस I भी है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। लेकिन SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन के कारण यहाँ पर बेसिक फैक्टर कम हो चुके हैं। अब इन तीनों में से इसमें भी SIP है, इसमें भी SIP है और इसमें भी SIP है, लेकिन इसमें SIP सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें और भी कम है। तो ऐसे केसेस को अगर पकड़ते पकड़ते हमको क्या पता चला था? SIP सबसे कम ज्यादा है, तो इसमें सबसे कम बेसिक कैरेक्टर होगा, इसमें बेसिक कैरेक्टर थोड़ी कम होंगे, इसमें बेसिक कैरेक्टर उल्टा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन मतलब बेसिक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? खटका रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ इस बल्की ग्रुप के कारण इसका रिपल्शन होगा, सो नो माइनस m पावर, व्हाई? रिपल्शंस, ये माइनस m पावर, यहाँ माइनस m घट गया, यहाँ पर माइनस m अभी भी है, तो ये ज्यादा भी बेसिक होगा। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? क्या सारे बच्चों को पूरा क्लियर हो रहा है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। ठीक है, आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर या GOC का टॉपिक। इट इज नथिंग बट, बेसिकली इट इज नथिंग बट guanidine बेस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होती है बच्चों, इट्स अ guanidine बेस एंड इन फैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, one of the strongest bases in organic chemistry. Organic chemistry में one of the strongest bases की कैटेगरी में ये guanidine बेस छुपा हुआ होता है। ठीक है, guanidine बेस छुपा हुआ होता है। पूरा क्लियर है बच्चों? चलिए अभी देखते हैं इसमें क्यों होती है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। जैसे NH2 हो गया, C डबल बॉन्ड NH, इधर भी NH2 हो गया। चलो ध्यान से देखिए, यहाँ जो लोन पेयर है
ये अगर यहाँ पर ध्यान से दे तो ये डीलोकलाइज हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी एक लोन पेयर है बेटा, ऑलरेडी एक लोन पेयर है, ये फिर से डीलोकलाइज हो गई, क्या बनाएगा सी, इधर डीलोकलाइज होने के बाद यहाँ पर सी एन एच नेगेटिव चार्ज आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और इधर भी क्या आएंगे बच्चों NH2। अब ध्यान से देखो, आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो ठीक था, इसको रेजोनेंस क्यों करवाया? बेटा ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मींस इट हैज गॉट टू लोन पेयर ऑन वन एटम, ऑन वन एटम। अगर दो लोन पेयर्स ऐसे आ जाए एक ही एटम के ऊपर, सो दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोनर, वेरी स्ट्रॉन्ग डोनर, जिसके कारण guanidine is respected to be one of the most strongest organic bases। ठीक है, it is considered to be one of the most strongest organic bases। इस रेजोनेंस के चलते ही बच्चों ये बहुत ज्यादा अच्छा डोनेशन करने लग जाता है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन बेस्ड ऑन दिस आल्सो दे माइट बी आस्किंग यू वन मोर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैं आपको मान लीजिए CNH डाल दिया मैंने, इधर NH2 डाल दिया मैंने, और इधर मैंने मिथाइल लगा दी, और फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पर भी CH3 डाल दिया, यहाँ पर भी CH3 डाल दिया, यहाँ पर मैंने NH लगा दी, और मैंने आपको पूछा कि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसमें है? अब देखो इधर तो लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ लोन पेयर डोनेशन हो रहा है बाय +M, यहाँ मिथाइल भी डोनेट कर रहा है बाय +H, यहाँ दोनों तरफ क्या होंगे +H होंगे, तो 2+H है, इधर 2+H है, यहाँ एक +H है, एक +M है, तो ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बनाएगा, ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बनाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। पूरा क्लियर है बच्चों? तो यहाँ बच्चों पूरी चैप्टर की लगभग हम लोगों ने सब कुछ पढ़ ली, खत्म ही हो चुका है हम लोग का। आपको खाली बस यही चीज़ याद रखना है कि चैप्टर को हम लोगों ने GOC, मेरा पूरा आज का सेशन खत्म हो चुका है। अगले क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मल्टी डायमेंशंस, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के एक साथ चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे। अभी केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाना है मुझे, कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक भी आ रहा है जल्दी, मे बी कल से ही स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और कीप रॉकिंग विद बॉन्ड एंड डॉग। थैंक यू।